सभी आशाओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे आशा डायरी के भाग 2 को पढ़ने के बारे में। आशा का जो आशा डायरी है उसका भाग 2 है मातृ स्वास्थ्य सेवाएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको आशाओं से संबंधित नई नई जानकारी देता रहूँगा। तो आशा डायरी भाग 2। तो भाग 2 का जो पहला पेज है उस पे आशाओं को, शिशुओं व एवं बच्चों को में दस्त जानलेवा हो सकते हैं, मगर घबराए नहीं, निर्जलीकरण से बचाएं। दस्त के बारे में जानकारी दी गई है और आगे के पेज पर आशाओं की भूमिका के बारे में बताया गया है। आशा की समाज में क्या क्या भूमिका हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं आशा के भाग 2 में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पहले आता है। उसके बाद में बात करते हैं आशा डायरी के भाग 2 में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में तालिका संख्या 3 की। इसको हम ऊपर से पढ़ेंगे। गर्भवती माताओं को प्रदान की गई सेवाओं की सूची जो मार्च, जैसे इस साल की बात करें तो मार्च 2021 से पूर्व पंजीकृत है एवं प्रसव नहीं हुआ। इस जो तालिका संख्या 3 में उन गर्भवती महिलाओं की सूचना आएगी जो 31 मार्च से पहले आपके पास पंजीकृत है और जिनकी डिलीवरी नहीं हुई है। तो इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एक महिला की लंबाई 140 सेंटीमीटर से कम, मतलब हाई रिस्क महिलाएं अगर है तो उनमें कौन सी महिलाएं आती है तो उनके बारे में बताया गया है। महिला की लंबाई अगर 140 सेंटीमीटर से कम है तो वो हाई रिस्क है। दूसरा है HB 7 ग्राम से कम, अगर किसी का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम है तो वो हाई रिस्क है। BP 140/90 से ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा BP की आ रही है महिला की तो वो आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगी। और चौथा है 18 वर्ष से छोटी या 35 वर्ष से अधिक महिलाएं, ये भी हाई रिस्क में है। पांचवा है पूर्व प्रसव ऑपरेशन या गंभीर राव, उसके अगर पहले वाली डिलीवरी में सीजेरियन ऑपरेशन हुआ है या गंभीर रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो वो आएगा। छठे में अन्य कोई कॉम्प्लिकेशन अगर महिला में रहा है जैसे अबॉर्शन वगैरह तो वो हाई रिस्क में आएगी। तो ऐसी महिलाओं को चिकित्सक से सलाह दिलावें एवं विशेष ध्यान रखा जाए। अगर ऐसी महिलाएं आपके क्षेत्र में है तो आपको उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और उनको बार बार डॉक्टर्स को बताना है। उसके बाद में बात करते हैं क्रम संख्या 1। उसमें घर का नाम लिखना है आपको, उसके बाद में महिला का नाम, या आप अपनी पहली वाली डायरी से सूचनाएं उतारेंगे इसमें। जिन महिलाओं की डिलीवरी नहीं हुई है उनकी सूचना, घर का नाम, घर का नंबर, महिला का नाम या महिला का नाम आएगा, पति का नाम आएगा, LMP दिनांक, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड की जो दिनांक है वो लिखनी है, NC पंजीयन की दिनांक, प्रसव पूर्व प्रथम जांच दिनांक 12 सप्ताह के भीतर। प्रसव पूर्व की पहली जांच अगर 12 सप्ताह के भीतर हुई तो वो दिनांक आपको लिखनी है। प्रसव पूर्व द्वितीय जांच दिनांक 14 से 26 सप्ताह के मध्य। दूसरी जांच की दिनांक, तृतीय जांच चिकित्सक द्वारा दिनांक 28 से 34 सप्ताह के मध्य। अगर किसी महिला की तीसरी जांच करवानी है तो वो डॉक्टर से करवानी है आपको और उनकी डेट यहाँ लिखनी है। प्रसव पूर्व चौथी जांच दिनांक 36 सप्ताह व बाद में, प्रसव के जस्ट पहले आपको महिला की चौथी जांच करवानी है। उसके बाद में भामाशाह कार्ड के नंबर, अब आपको जन आधार कार्ड के नंबर यहाँ डालने हैं। आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड इंदराज करा दिया है हाँ या नहीं। आपने उनका PCTS में बैंक खाता और IFSC कोड का अगर इंदराज करा दिया गया है तो हाँ लिखना है, नहीं तो आपको नहीं लिखना। प्रसव दिनांक संस्थागत घरेलू, अब प्रसव की दिनांक आपको डिलीवरी होने के बाद यहाँ आपको लिखनी है ना। तो इसमें वो उन महिलाओं की जानकारी आएगी जो 31 मार्च 2021 से पहले पंजीकृत है लेकिन उनकी डिलीवरी या उनका प्रसव नहीं हुआ है। तो तालिका संख्या 3 में जो पहले से पंजीकृत महिलाएं हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पढ़नी है। तालिका 3 के बाद में कुशल मंगल कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में एनीमिया, उसके बाद में आएगी तालिका संख्या 4। तालिका 4 में अप्रैल 2021 से
नई एएनसी पंजीकरण सूचना। जो महिलाएं 1 अप्रैल 2021 के बाद में नई पंजीकृत हुई है या जिनका नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन महिलाओं की जानकारी तालिका संख्या 4 में आपको भरनी है। या आपके नई महिलाएं नई एएनसी पंजीकृत हुई है, उनका डाटा इसमें लिखना है। अनुमानित 2 से 3 प्रतिमाह 1000 जनसंख्या पर। 1000 जिनकी जनसंख्या है, उनके लगभग 2 से 3 महिलाएं हर माह पंजीकृत होती है। इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी का, जैसे मैंने आपको तालिका संख्या 3 में बताया है, वही महिलाएं आएगी जिनकी महिलाओं की लंबाई 140 सेंटीमीटर से कम है, एचबी जिनका 7 ग्राम से कम है, बीपी जिनकी 140/90 से ज़्यादा है, 18 वर्ष से छोटी है या 35 वर्ष से अधिक है, पूर्व प्रसव ऑपरेशन या गंभीर रहा हो या अन्य कोई कॉम्प्लिकेशन रहा हो, तो ऐसी महिलाओं को चिकित्सक से सलाह दिलावे एवं विशेष ध्यान दिया जाए। क्रम संख्या एक से महिलाओं के नाम आपको लिखने हैं। घर का नंबर आ जाएगा, यहाँ पे महिलाओं का नाम आ जाएगा, पति का नाम आ जाएगा, एलएमपी की दिनांक, एएनसी पंजीयन की दिनांक, प्रसव पूर्व प्रथम जांच दिनांक 12 सप्ताह में, प्रसव पूर्व द्वितीय जांच दिनांक 18 से 20 सप्ताह और तीसरी जांच की दिनांक 18 से 30 सप्ताह के मध्य। ये जांच आपको चिकित्सा अधिकारी द्वारा करवानी है। प्रसव पूर्व चौथी जांच दिनांक 36 सप्ताह के बाद में। और भामाशाह कार्ड नंबर, आधार नंबर और बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड इंदराज करा दिया है उस महिला का। अगर आपने एएनसी में उस महिला का अगर आपने पीसीटीएस के अंदर बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड अगर आपने उसका लिखवा दिया है, तो यहाँ उसका आपको हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। और प्रसव दिनांक संस्थागत या घरेलू, जब ये डिलीवरी हुई होगी तो उसकी ये जानकारी आपको भरनी है। समय समय गुणवत्तापूर्वक 4 एएनसी जांच, टीटी के 2 टीके व आयरन की गोली प्रतिदिन लेने की सलाह देवें। तीसरी जांच चिकित्सक द्वारा अनिवार्य रूप से कराएं। इस प्रकार तालिका 3 व 4 मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में के अंतर्गत आएगी, जो कि आचार डायरी का भाग 2 है। और उसके बाद पिछली माहवारी या एलएमपी और प्रसव की संभावित तिथि ईडीडी निकालने का चार्ट आपको दे रखा है। इस प्रकार ये तालिका संख्या 4 आपको भरनी है। इसके बाद में आगे के पेज पर आशा दंपतियों को निम्न बातों के लिए बार बार याद दिलाएं। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आशाओं को, जिनकी डिलीवरी होने वाली है महिलाओं की, उनके परिवार वालों को बार बार याद दिलाना है। इसके बाद में गर्भवती माताओं की देखभाल, उन्हें आयरन की कितनी गोलियां देनी है और पौष्टिक आहार खाने की सलाह देनी है, इसके बारे में बताया गया। फिर गर्भावस्था में खतरे के लक्षण, कौन कौन से खतरे के लक्षण होते हैं, ये आशाओं को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें पता रहे कि कौन से खतरे के लक्षण में कब महिला को रेफ़र करना है। इसके पश्चात प्रसव पूर्व तैयारी, प्रसव पूर्व या प्रसव के पहले क्या क्या तैयारी करनी है, जैसे अस्पताल को चिन्हित करना है कि डिलीवरी कहाँ करवानी है, वाहन का प्रबंधन करना है, बच्चे के कपड़े तैयार करने हैं, ये सब प्रसव पूर्व की तैयारी में आते हैं। उसके बाद में संस्थागत प्रसव के समय महिला के साथ क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, जिसमें बैंक खाता पासबुक की कॉपी, ममता कार्ड, भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड में से कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें महिला के पास होनी चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे तालिका संख्या 5 की। तालिका संख्या 5 है हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली गर्भवती महिलाओं की सूची। ये सूची बनेगी तालिका 3 व तालिका 4 से। इसमें जो तालिका 3 और तालिका 4 में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाएं थी, जिनमें महिला की लंबाई 140 सेंटीमीटर से कम या एचबी जिनका 7 ग्राम से कम या बीपी 140/90 से ज़्यादा या 18 वर्ष से छोटी या 35 वर्ष से अधिक, पूर्व प्रसव ऑपरेशन या गंभीर रहा हो या अन्य कोई खतरे के लक्षण रहे हों, तो ऐसी महिलाओं को चिकित्सक द्वारा नियमित जांच करा विशेष ध्यान रखा जाए। तो तालिका 5 इसलिए बनाई गई है कि ये आशाओं को पता रहे कि मेरे एरिया की हाई रिस्क महिलाएं कौन सी है। तो इनमें क्रम संख्या 1 2 3 आ जाएगी।
तो सबसे पहले तालिका संख्या 3 से हम महिलाओं की डिटेल यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में 4 नंबर से। इसके बाद घर का नंबर, महिला और उसके पति का नाम, उम्र, पूर्व प्रसवों की संख्या, पहले कितनी डिलीवरी उसके हो गई है उसकी यहाँ संख्या आएगी, कोई रिस्क। उसके बाद हाई रिस्क प्रेगनेंसी परिभाषा के कोड नंबर अनुसार तालिका संख्या 4 एवं 5 से लिखें। अब आपने जो ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 तरह के हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उनके कोड यहाँ लिखने हैं आपको कि कौन से कोड के अंतर्गत वो महिला आती है। स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा अंतिम त्रैमास 6 से 9 माह के दौरान प्रत्येक 15 दिन में जांच आवश्यक रूप से कराएं। ऐसी महिला की जांच 6 महीने से 9 महीने के भीतर हर 15 दिन में करानी है। इसमें जो 6 महीने के बाद जांच होगी उसमें प्रथम जांच की दिनांक, द्वितीय जांच की दिनांक, तृतीय जांच की दिनांक, चौथी जांच की दिनांक और पांचवी जांच की दिनांक। और संस्थागत प्रसव स्थान, अगर उनका संस्थागत प्रसव हुआ है तो वो स्थान का नाम लिखेंगे। अब नीचे नोट में लिखा हुआ है कि चिन्हित उच्च जोखिम प्रसूताओं को कुशल मंगल कार्यक्रम के तहत सुरक्षित मातृत्व दिवस, प्रसूता या प्रसूति नियोजन दिवस का लाभ दिलावें। इन महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व दिवस और प्रसूति नियोजन दिवस के दिन आप इन्हें लेकर आवे और इनकी जांच करावे। इन उच्च खतरे वाली प्रसूताओं में प्रसव जटिल होता है, उच्च संस्थान हेतु प्रेरित करें। इन्हें डिलीवरी के लिए जहां पर सिजेरियन प्रसव की सुविधा है ऐसे स्थानों पर आपको रेफर करना है। ये हो गई तालिका संख्या 5। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है उसके बारे में जानकारी दी गई है और सुरक्षित मातृत्व दिवस और प्रसूति नियोजन दिवस के बारे में बताया गया है। इसके बाद में बात करेंगे तालिका संख्या 6 की। अब तालिका संख्या 6 है 15 से 49 वर्ष तक की महिलाओं की मृत्यु का विवरण। आपके क्षेत्र में अगर 15 से 49 वर्ष की कोई भी महिला, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, चाहे वो आपके एरिया की हो चाहे दूसरे एरिया की हो, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, अगर आपके क्षेत्र में 15 से 49 वर्ष तक की महिलाओं की मृत्यु हुई है तो उसको आपको यहाँ लिखना है और उसकी सूचना आपको 104 नंबर पे देनी है 24 घंटे के अंदर अंदर। उससे सरकार जो भी व्यक्ति इसकी सूचना देता है उसके मोबाइल का 200 रुपये का रिचार्ज कराने का प्रावधान है। पहले ये पैसा आशाओं को नकद मिलता था, अब इस सुविधा का लाभ कोई भी ले सकता है। इसमें मकान नंबर आ जाएंगे, महिला का नाम आ जाएगा, पति या पिता का नाम, आयु वर्षों में, क्या महिला गर्भवती थी, यदि हाँ तो हाँ लिखना, नहीं तो नहीं। यदि हाँ तो मृत्यु कब हुई, अगर गर्भवती थी तो उसकी मृत्यु कब हुई, गर्भकाल के दौरान, प्रसव के दौरान या प्रसव के 42 दिनों के भीतर। इसके बाद मृत्यु की दिनांक, पीसीटीएस आईडी, अगर वो पीसीटीएस के अंदर रजिस्टर्ड है तो इसकी आईडी यहाँ लिख सकते हैं हम। मृत्यु का स्थान लिखें, घर पर हुई है, सरकारी संस्थान पर हुई है, निजी चिकित्सालय में हुई है या घर से चिकित्सालय तक रास्ते में हुई है या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के रास्ते में हुई है। अगर उसको रेफ़र किया गया है तो अगर रास्ते में मृत्यु हुई है तो देवें। अब इसमें नीचे नोट में भी लिखा हुआ है, मात्र मृत्यु की सूचना 104 व 108 पर अवश्य दें। मृत्यु के सत्यापन पश्चात सफल सूचना प्रदाता को ₹200 का मोबाइल रिचार्ज करवाया जाएगा। वे समीक्षा कर कारणों का विश्लेषण करते हुए अन्य माताओं का जीवन बचाया जा सकेगा। उस मातृ मृत्यु की समीक्षा होगी कि ये मृत्यु क्यों हुई है। अब मातृ मृत्यु के क्या क्या कारण हैं, वे उनका बचाव कैसे किया जा सकता है, इसमें लक्षण दे रखे हैं, किस कारण से माताओं की मृत्यु होती है और बचाने के लिए आशाएं क्या कर सकती है। ये जानकारी आपको नियमित रूप से पढ़नी चाहिए। इसके बाद में मातृ मृत्यु के सामाजिक व पारिवारिक कारण। मातृ मृत्यु के सामाजिक और पारिवारिक कारण क्या हो सकते हैं? 3 तरह की देरी जो कभी ना हो। ज़्यादातर इन कारणों से माताओं की मृत्यु होती है जिनमें निर्णय में देरी,
साधन मिलने में देरी और उपचार मिलने में देरी। तो इन देरियों को अपने को मिटाना है। उसके बाद दे रखा है मातृ मृत्यु की सामाजिक समीक्षा बैठक में आशाओं से आशा। अगर किसी भी माता की मृत्यु होती है तो उसकी सामाजिक समीक्षा करनी है, जिसका फॉर्मेट दे रखा है। इस फॉर्मेट को भर के आपको जमा भी करवाना है। इस प्रकार ये हो गया हमारा भाग 2 मातृ स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, अगले भाग के लिए आप मेरे YouTube चैनल को नियमित रूप से देखते रहें। हम जल्द ही भाग 3 शिशु स्वास्थ्य आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको नियमित अपडेट मिलती रहेगी और जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका आपको पता चलता रहेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल और अपने काम को और किस तरीके से अच्छा आप बना सकते हैं उसके बारे में मैं आपको निरंतर जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।